तो नमस्कार भाइयों, आज हम वापस आ चुके हैं अपने चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। और आज हम कर रहे होंगे इसका लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही एक एप्लीकेशन है, एक रियल लाइफ एप्लीकेशन है जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो यहां मैंने एक वर्ड लिखा है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मतलब ये पूरा जो हेडिंग डाली है, इस हेडिंग में एक वर्ड है ट्विंकलिंग। इस ट्विंकलिंग का क्या मतलब होता है? ट्विंकलिंग का बेसिक मतलब ये है कि जैसे स्टार है, स्टार से जो लाइट आती है वो कॉन्स्टेंटली आ रही होती है। ठीक है, अर्थ की तरफ स्टार से जो लाइट है वो कॉन्स्टेंटली लगातार आ रही होती है। तो कभी ऐसा होता है कि जो वो स्टार की लाइट है वो हमारी आंखों तक ज्यादा लाइट पहुंचती है, जो स्टार की लाइट है वो हमारी आंखों तक ज्यादा पहुंचती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो स्टार से लाइट आती है हमारी आंखों तक वो थोड़ी कम आती है या वो थोड़ी कम पहुंच पाती है। इसी फिनोमिना को हम बेसिकली ट्विंकलिंग कह रहे होते हैं। किसको कहते हैं? दोबारा एक बार करते हैं रिवाइज। कभी ऐसा होता है कि स्टार से जो लाइट है वो हमारी आंखों तक कम लाइट आती है और कभी लाइट ज्यादा आती है। इस कारण हमें स्टार ब्राइट डिम लगातार इस प्रकार दिखाई पड़ता है। इसी को हम बेसिकली ट्विंकलिंग कहते हैं स्टार का। ठीक है, वैसे तो आपको तो पता ही होगा ट्विंकलिंग का मतलब, लेकिन मैंने एक थोड़ा तब भी आपको बता दिया कि टॉपिक शुरू होने से पहले ट्विंकलिंग का मतलब तो अच्छे से पता होना चाहिए ना कि क्या होता है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये ट्विंकलिंग फिर होता क्यों है, मतलब ऐसा क्यों होता है हर बार कि कभी तो स्टार से लाइट कम आती है और कभी स्टार से लाइट ज्यादा आती है, ऐसा क्यों होता है? आप लोग कहीं भी ऐसा तो नहीं होता कि स्टार में भी कोई रेगुलेटर लगा होता है, तो कभी तो वो रेगुलेटर से लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, कभी रेगुलेटर को तेज कर देते हैं और कभी रेगुलेटर को उल्टा घुमा देते हैं, तो उससे लाइट आने की स्पीड जो है या लाइट आने की इंटेंसिटी जो है वो घट जाती है। ऐसा तो नहीं होता? तो मैं कहूंगा नहीं यार, ऐसा नहीं होता। जो ट्विंकलिंग का कारण होता है, ट्विंकलिंग स्टार्स के ट्विंकलिंग होने का जो मेन कारण होता है वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही स्टार हमारी ट्विंकल कर रही होती हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझाने से पहले एक और डेली लाइफ एप्लीकेशन समझाना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा वो। अगर आप वो समझ लोगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। फिर जैसे कई बार आपने देखा होगा कि सर्दियों में हम लोग आग जला रहे होते हैं। ठीक है, लकड़ियों की हेल्प से हम आग वगैरह जला रहे होते हैं। और अगर हम जैसे यहाँ पे मैंने मान लो आग जला ली, ये बहुत सारी लकड़ियां रखी हुई हैं इधर, ठीक है, और यहाँ मैंने ये आग जलाई। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप यहां से खड़े होके इस आग को देख रहे हो, तो आपको जो इस तरफ ऑब्जेक्ट है, मतलब अभी इसको भूल जाओ एक बार को, मान लो इस आग के इस तरफ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई कूलर वगैरह रखा हुआ है या कोई घर है, तो आपको वो कूलर जो है हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। देखा है आपने? कई बार जब सर्दियों में हम आग वगैरह जलाते हैं, आग मान लो यहाँ ऐसे जल रही है, ठीक है, हम इस तरफ खड़े हैं, इस तरफ खड़े होके हम आग के ऊपर से उस तरफ की चीजें जब देखते हैं, ठीक है, इस तरफ खड़े होके हम आग के ऊपर से, मतलब यहां से जब हम उस तरफ की चीजें देखते हैं तो हमें उस तरफ की चीजें जो हैं वो थोड़ी बहुत हिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा होता है। अगर मैं आपको इसे और डेप्थ में थोड़ा समझाऊं तो कई बार ऐसा होगा कि ये जो आग है वो बहुत धीमी हो जाएगी। ठीक है, अब लकड़ी है यार, अब आग तो फिक्स नहीं रहेगी ना, ये गैस तो है नहीं, क्या कहते हैं, चूल्हा तो है नहीं कि आप एक बार ऑन कर दोगे तो उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ आग निकलती रहेगी। ये तो लकड़ी हमने जलाई है नॉर्मल वे में, तो कभी ऐसा होगा कि जो आग है वो एकदम से बढ़ जाएगी। ठीक है, और कभी ऐसा होगा कि आग जो है वो एकदम से घट जाएगी। तो जब आग एकदम से बढ़ जाती है तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है,
इस ऊपर वाले हिस्से का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण इस हिस्से का, इस ऊपर वाले हिस्से का, जहां से हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इस ऊपर वाले हिस्से का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो घट जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा आग का, मतलब आग ने एकदम से थोड़ी सी देर के लिए एकदम से धधक गई। ठीक है, एकदम से बढ़ गई और फिर एकदम से घट जाती है, ऐसा होता है ना। तो अभी हम मानते हैं कि अभी के लिए हमारी आग एकदम से बढ़ गई, और जैसे ही आग एकदम से बढ़ी तो ये ऊपर वाले हिस्से का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया। अच्छा, अब इस हिस्से का क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या इस पर्टिकुलर मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो थोड़ी कम हो गई, ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो गई, या यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो घट गया। टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया या ऑप्टिकल डेंसिटी घट गई। इस कारण जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों तक आई तो वो रिफ्रैक्ट होके आई। इस कारण जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों पे आई तो वो इस पर्टिकुलर मीडियम में आके रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट क्यों हुई? क्योंकि मान लो ये जो आग है, आग से मैं थोड़ा इस तरफ वाला हिस्सा लेता हूं, इधर वाले हिस्से का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो तो वही है ना जो पहले थी, वो तो सेम रहेगी ना। चेंज तो इस वाले हिस्से का हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और चेंज कैसे हुआ है? कम हो गया है। ठीक है, इस वाले हिस्से का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो गया है, लेकिन इस वाले हिस्से का तो सेम ही है ना। इस कारण जब लाइट इस ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक घुसती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, मीडियम चेंज हो रहा है। अच्छा, अब ऐसे ही कई बार ऐसा होगा कि इस पर्टिकुलर ये जो आग है ये थोड़ी सी, ये उतनी तेज नहीं जलेगी, थोड़ी शांत हो जाएगी। अच्छा, अब जैसे ये थोड़ी शांत होती है तो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज तो होता है, यानी कि यहां का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो घटता तो है पर इतना ज्यादा नहीं घट पाता। ठीक है, और इस बार भी यहाँ का, इस वाले एरिया का, यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पहले जितना ही है। तो इस बार जब दोबारा इस ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में आके घुसेगी तो वो कुछ अलग टाइप का रिफ्रैक्शन शो करेगी। ठीक है, वो कुछ अलग टाइप की रिफ्रैक्शन शो करेगी। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि जैसे आपने यहाँ हमारी आग है, आग के ऊपर वाले, जस्ट ऊपर वाले हिस्से से अगर हम कोई चीज देखते हैं तो हमें वो हिलती हुई चीज दिखाई पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार आग जो है वो धधक के बहुत तेज हो जाती है, तो इस पर्टिकुलर ऊपर वाले एरिया का, ऊपर वाले हिस्से का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत घट जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है और जो यहाँ का इस पर्टिकुलर हिस्से का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो तो पहले से कांस्टेंट था। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया। अच्छा, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट उस तरफ रखा हुआ है, तो जब हम ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो वो आते आते रिफ्रैक्ट हो जाती है। वही मैं आपको यहां समझा रहा हूं। ठीक है, और कई बार ज्यादा रिफ्रैक्ट होती है, कई बार कम रिफ्रैक्ट होती है लाइट। यानी कि लाइट कई बार अपना पाथ कम चेंज करती है, कई बार ज्यादा पाथ चेंज करती है। कम ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि कई बार आग हमारी ज्यादा तेज धधक जाती है और कई बार थोड़ी सी फेंट पड़ जाती है, थोड़ी धीमी हो जाती है आग, इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, इस कारण जो मेरी लाइट, इस ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के मेरी आंखों तक जो आएगी वो लगातार चेंज होगी, वो लगातार अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। जो लाइट इस ऑब्जेक्ट से निकल के मेरी आंखों तक आएगी, और इस कारण मुझे सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हिलते हुए दिखाई पड़ेंगे, हिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, अब आप लोग ये देख के कंफ्यूज मत होना कि ये मैं क्या यहां बना रहा हूं। ठीक है, ये आग से लेके इस ऑब्जेक्ट के बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये वो है। यहां मैंने आग जलाई है, यहां मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उसके बीच वाला हिस्सा जो मैंने इस पर्टिकुलर सर्कल से शो करा है। ठीक है, और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो सेम रहना है, लेकिन इसके ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाना है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है किसी भी मीडियम में, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। तो ये हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही अगर हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के फिनोमिना को समझे तो यार यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि स्टार में कोई रेगुलेटर लगा हुआ है। जैसे हमारे घरों में रेगुलेटर होता है ना, पंखा तेज कर लेते हैं फिर धीमा कर लेते हैं, तो स्टार्स पे कोई रेगुलेटर नहीं लगा हुआ होता कि रेगुलेटर की स्पीड को हमने हाई पे
हाई पे ले जाके घुमाया तो लाइट जो है ज्यादा लाइट आने लगी हमारी आंखों तक। अच्छा, फिर रेगुलेटर को उल्टा करके ऐसे कर दिया तो कम लाइट आने लगी, इस कारण हमें ट्विंकलिंग दिखा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार जो है वो काफी बड़ा एक मैसिव साइज बॉडी है, ये बात तो आपको पता ही है, और एक लाइट का सोर्स भी है स्टार। तो स्टार से जो लाइट आएगी ना, स्टार से जो लाइट निकल के आएगी वो तो हमेशा ही सेम रहेगी। स्टार से जो लाइट निकल के आएगी वो हमेशा ही सेम रहेगी। वो तो बीच में लफड़ा कर देता है हमारा ये एटमॉस्फेयर, हमारा एटमॉस्फेयर बीच में आ जाता है और ये लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है, इधर उधर कर देता है। इस कारण कई बार लाइट हमारी आंखों तक ज्यादा आके घुस जाती है और कई बार स्टार से ही लाइट आके हमारी आंखों में कम घुसती है, जिसके कारण हमें ट्विंकलिंग का फिनोमिना दिखाई पड़ता है। अच्छा चलो अब इसे देखते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये आखिरकार रिफ्रैक्शन के कारण, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण लाइट कम या ज्यादा कैसे होती है। ठीक है, इस बात को समझते हैं थोड़ा। तो देखो यार, जैसे ये हमारा स्टार है, स्टार से लाइट निकल के आई। अच्छा, स्टार स्पेस में है और स्पेस पूरा वैक्यूम है, तो वैक्यूम से लेके हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर तक तो जो स्टार लाइट, स्टार की जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही वो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंट्री लेती है वो रिफ्रैक्शन शो करना शुरू कर देती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हमारी लाइट फिर रिफ्रैक्शन शो करना शुरू कर देती है। अच्छा, कैसी कैसी लेयर्स आती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फियर, फिर होता है मेसोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर। जो थर्मोस्फियर होती है वो सबसे ज्यादा आउटर लेयर होती है। ठीक है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर लेयर जो होती है वो क्या होती है, थर्मोस्फियर। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है क्या, ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, थर्मोस्फियर की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम होती है। ठीक है, तो चलो हम एक बार को बात करते हैं सिर्फ हमारे ट्रोपोस्फियर की, ट्रोपोस्फियर की हम सिर्फ बात करते हैं। ये एटमॉस्फेयर का वो वाला हिस्सा है जो हमारे सबसे पास है, सबसे क्लोज है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब यहां अब मैं बार बार एटमॉस्फेयर की बात करूंगा लेकिन कायदे से मैं बात कर रहा हूं ट्रोपोस्फियर की। तो अगर मैं देखूं मेरे ट्रोपोस्फियर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। ट्रोपोस्फियर में मेरा नाइट्रोजन है बहुत सारा, ठीक है, ऑक्सीजन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, और क्या है, स्मोक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मान लो ये जो स्टार की लाइट है वो स्टार की लाइट कुछ इस दिशा में आती है और हमारी आंखों में आके घुस जाती है, तो क्या आपको लगता है कि पहले अगर यहां पे मेरा 20% नाइट्रोजन इस पूरे हिस्से में, अगर मेरा 20% तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, इतने छोटे हिस्से में 20% नाइट्रोजन नहीं, मान लो कि पहले इस हिस्से में मेरा 0.5% नाइट्रोजन था और 0.2% ऑक्सीजन था और स्मोक पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल बहुत सारे थे, तो क्या ऐसा हर बार होने वाला है कि यहां पे मेरे स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स उतने ही ज्यादा होंगे? ऐसा हर बार नहीं होने वाला। मतलब कि काफी बार ऐसा होगा कि जहां से मेरी लाइट आ रही है, ठीक है, ट्रोपोस्फियर के इस वाले हिस्से से मेरी लाइट आ रही है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होगा कि इसी हिस्से में नाइट्रोजन 0.5% है, कई बार ऐसा होगा कि कम होके वो 0.2% ही रह जाएगा, और कई बार ऐसा होगा कि 0.1% भी रह जाएगा, और कई बार ऐसा होगा कि यहाँ ऑक्सीजन बढ़ गया, यहाँ ऑक्सीजन 1% आ गया, यहाँ पे आके एकदम से कंसेंट्रेट हो गया, और कई बार ऐसा होगा कि ऑक्सीजन कम होके यहाँ पे 0.01% रह गया, बहुत कम रह गया यहाँ ऑक्सीजन, और कई बार ऐसा होगा कि यहाँ डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं है इसी हिस्से में। तो मतलब आप लोग देख पा रहे हो कि कैसे वेरिएशन हो रहा है इसी पर्टिकुलर, और जो लाइट है, स्टार लाइट तो यहीं से आती रहेगी बार बार, मतलब स्टार लाइट जो है वो लगातार यहीं से आएगी, ठीक है, और हमारी आंखों तक आके एंट्री लेगी। तो
और आप लोग देख पा रहे हो कि जो ये एटमॉस्फेयर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ठीक है, अगर मैं एटमॉस्फेयर की एक लेयर की बात करूं, ये देखो, अगर मैं एटमॉस्फेयर के सिर्फ एक लेयर की बात करता हूं तो हर एक हिस्से में मुझे मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी कांस्टेंट नहीं मिलेगी। मतलब मेरी यहां ऑप्टिकल डेंसिटी, मान लो यहां मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो 1 है और यहां मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, 2 है। और तो जरूरी नहीं कि मुझे यहां भी मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी इस पर्टिकुलर हिस्से में भी, ट्रोपोस्फियर के इस पर्टिकुलर हिस्से में भी मेरे को मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी 2 ही मिलेगी। यहां पे 0.5 भी मिल सकती है, यहां पे मुझे 3 भी मिल सकती है। तो ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। और एक बात और, एक चीज और इंपॉर्टेंट नोट कर लो, ये पूरा जो हिस्सा है ये मैं इसको ट्रोपोस्फियर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बाकी ऊपर के जितने भी हिस्से थे, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, वो सब ये वाली लेयर्स रिप्रेजेंट करती है, SMETH, ठीक है। बाकी की सारी लेयर्स, ये सारी लेयर्स जो है वो ये वाला एरिया रिप्रेजेंट करता है, ये वाला एरिया से ट्रोपोस्फियर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि एटमॉस्फेयर का एक पर्टिकुलर जो लेयर है, एटमॉस्फेयर की जो हमारी एक पर्टिकुलर लेयर है, उसके हर एक हिस्से में जो मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी है या जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम नहीं होगा। काफी बार कुछ और होगा, काफी बार कुछ और होगा। और मतलब अगर मैं मान लूं मेरे इस पर्टिकुलर हिस्से की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ना, वो भी चेंज होती रहेगी लगातार। कई बार यहाँ इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 2 हो जाती है और काफी बार इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाती है, 0.1 हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि हर बार यहाँ जितना नाइट्रोजन है उतना ही नाइट्रोजन हर बार हो। हर बार यहाँ जितने स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स हैं, हर बार यहाँ पे उतने ही स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स हो। वो तो चेंज होके अपनी दिशा बदलते रहेंगे ना। स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स तो हवा में उड़ते रहते हैं ना, वो काफी बार यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, काफी बार यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कारण रिफ्रैक्शन लाइट का या स्टार लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है वो चेंज होता है, ठीक है। मतलब जो स्टार लाइट है आने के टाइम जो रिफ्रैक्शन शो करती है वो अलग अलग टाइप से रिफ्रैक्शन शो करती है। अलग अलग टाइप से रिफ्रैक्शन शो करने का मतलब काफी बार ऐसा होगा कि लाइट आ रही है स्टार से निकल के और इस पर्टिकुलर हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि इसी पर्टिकुलर हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम से कम हो गया, ठीक है। और कम क्यों हो जाता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जो मेरा लाइट है वो आके बस इतनी सी बेंड होगी, ठीक है। और काफी बार ऐसा होगा कि इसी पर्टिकुलर हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मेरी लाइट जब आके रिफ्रैक्ट होगी ना तो मेरी आंखों तक ही नहीं एंट्री ले पाएगी, मेरी आंखों में ही नहीं घुस पाएगी। तो अब देखो, अब आप लोग ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, अब आती है मेन चीज। तो आशा करता हूं मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि इसी पर्टिकुलर हिस्से का रिफ्रैक्शन बार बार चेंज कैसे हो सकता है, ठीक है। इसी पर्टिकुलर हिस्से का रिफ्रैक्शन बार बार चेंज, मतलब इसी पर्टिकुलर हिस्से का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बार बार कैसे चेंज होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे जो मेरा नाइट्रोजन है वो 0.5% हो, यहाँ पे 2% भी नाइट्रोजन हो सकती है, इसी जगह पे आके 2% कंसेंट्रेट हो गई। इस कारण मेरा इसी पर्टिकुलर हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मान लो शुरू में एक बार को स्टार से 3 लाइट की रेज आके हमारी आंखों में घुस रही थी, ऐसे 3 लाइट की रेज आके घुस गई, ठीक है, शुरू में। अच्छा, अब थोड़ी देर में क्या हुआ, जस्ट थोड़े से सेकंड्स में या थोड़े से नैनो सेकंड्स बाद ही क्या हुआ कि इसी पर्टिकुलर हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एकदम से बढ़ गया। और बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जब 2 लाइट रेज आके वो तो हमारी आंखों में आके घुस गई, लेकिन तीसरी लाइट रे जब आई तो वो आके इतनी ज्यादा रिफ्रैक्ट हो गई कि वो हमारी आंखों में एंट्री ही नहीं ले पाई। इस पर्टिकुलर हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने के कारण कुछ ऐसा हुआ कि जो तीसरी लाइट रे है वो मेरी आंखों में एंट्री ही नहीं ले पाई, सिर्फ 2 ही लाइट रेस घुस पाई। तो देख पा रहे हो कि पहले जब यहां का रिफ्रैक्शन कम था तब तो 3 लाइट रेज आके मेरी आंखों में एंट्री ले रही थी, लेकिन जब
इसी पर्टिकुलर हिस्से का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो सिर्फ 2 ही लाइट रेज आके मेरी आंखों में एंट्री ले पा रही हैं। इस कारण ही मुझे लाइट है जो स्टार है वो मुझे ट्विंकल करती हुई नजर आती है, क्योंकि कभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमारी आंखों में स्टार की लाइट ज्यादा घुसती है और काफी बार कम भी घुसती है। इस कारण कभी मुझे एकदम से ब्राइट स्टार दिखाई देती है और फेंट, ब्राइट फेंट मतलब लप लुप इस प्रकार मुझे मेरी लाइट स्टार दिखाई पड़ती है। तो ये था इसका मेन रीजन। अच्छा ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं मेरे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की, कि कभी भी जब मैं स्टार देखता हूं ना तो मुझे स्टार अपनी असली पोजीशन पे कभी नहीं दिखाई देता। मुझे मेरा स्टार जो है वो हमेशा अपेरेंट पोजीशन पे दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब स्टार है, मान लो स्टार कितनी दूर है हमारे अर्थ से, कितनी दूर है स्टार, तो स्टार से उसकी लाइट निकल के जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है तो वो रिफ्रैक्शन शो करती है। क्योंकि जैसे जैसे मैं मेरी अर्थ के एटमॉस्फेयर में और अंदर घुसता जाता हूं, जैसे जैसे मैं अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर में और अंदर घुसता जाता हूं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ने के कारण जो मेरी लाइट है वो स्ट्रांगली नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाती है, और नॉर्मल की तरफ स्ट्रांगली बेंड होती है तो स्ट्रांगली उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है। ठीक है, तो जब मेरे स्टार से लाइट निकल के कुछ इस प्रकार आता है तो देख रहे हो कैसे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये कंप्लीटली ये जो है ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, ये रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। क्योंकि मेरी अर्थ की जितनी भी लेयर्स होती हैं, मेरे अर्थ के एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स होती हैं, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो अलग होता है। थोड़ा थोड़ा अलग होने के कारण रिफ्रैक्शन हो जाता है। रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, और लाइट जो है चेंज्ड डायरेक्शन के साथ हमारी आंखों में एंट्री लेती है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि कभी भी मुझे मेरी आंखें जो है वो टेढ़ी लाइट रेज नहीं देख सकती, या वो कर्व्ड पाथ ऑफ लाइट रे नहीं देख सकती। मेरी आंखों को आदत है कि वो सीधी लाइट रे देखेगी। तो मेरी आंखें ऐसा इमेजिन कर लेती हैं, या मेरी आंखों को ऐसा लगता है कि जो ये लाइट है ना वो असल में निकल के यहां से नहीं, वो लाइट जो है वो यहां से निकल के आई है कहीं से। ठीक है, ये जो लाइट मेरी आंखों में आके एंट्री ले रही है, ये लाइट असल में यहां से नहीं आई, वो यहां से आई है। ऐसा क्यों लगता है आंखों को? क्योंकि मेरी आंखें कर्व्ड पाथ ऑफ रे नहीं देख सकती, वो स्ट्रेट पाथ ही इमेजिन कर लेती हैं या स्ट्रेट पाथ देख पाती हैं। इस कारण मेरी आंखों ने इमेजिन कर लिया कि जो ये लाइट है वो यहां से निकल के आ रही है, और जो स्टार की पोजीशन है वो मुझे ये दिखाई पड़ी। स्टार की जो पोजीशन है वो मुझे ये दिखाई पड़ी। ठीक है, बस यही था। इसीलिए कभी भी मुझे स्टार का एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देता, कभी भी मुझे स्टार का एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देता। मैं जब भी ऊपर स्टार देख रहा होता हूं मुझे हमेशा उसका अपेरेंट पोजीशन ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, और स्टार के अपेरेंट पोजीशन दिखने के ज्यादा चांस तब हैं जब मेरा स्टार होराइजन पे होगा, क्योंकि होराइजन पे मेरी और स्टार की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगी, और अगर डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, और अगर स्टार की और मेरी डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो रिफ्रैक्शन होने के सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा दूर अगर स्टार है हमसे तो ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा ना। इस कारण मुझे स्टार का अपेरेंट पोजीशन दिखे, इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कब? जब मेरा स्टार होराइजन पे होगा। ठीक है, जब मेरा स्टार होराइजन या होराइजन के आसपास होगा, क्योंकि स्टार और हमारा तब जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे होराइजन क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ का और स्काई का जो अपेरेंट मीटिंग पॉइंट होता है, अपेरेंट मतलब नकली, अपेरेंट का मतलब नकली, तो धरती का और स्काई का या जो आकाश का नकली मीटिंग पॉइंट होता है, हमें लगता है कि वो मीट कर रहे हैं कहीं पे जाके, पर असली में मीट नहीं करते। उसी को हम क्या कहते हैं? बेसिकली होराइजन कहते हैं, या उसी लाइन जॉइनिंग को हम बेसिकली होराइजन कह रहे होते हैं। तो होराइजन पे हमारा और स्टार का डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, इस कारण रिफ्रैक्शन होने के ज्यादा चांस वहीं पे होते हैं, और ऐसी हायर पॉसिबिलिटी है कि मुझे स्टार की नकली पोजीशन ही दिखाई दे अगर मैं
होराइजन पे खड़ा होके, सॉरी, अगर मैं स्टार को उस पर्टिकुलर जगह पे देखता हूं, अगर मेरा स्टार होराइजन पे है, अगर मेरा स्टार होराइजन पे है, तो मतलब कि कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि अगर आपको कोई स्टार होराइजन पे दिख रहा है तो ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो स्टार की एक इमेज होगी, वो असली स्टार होगा ही नहीं। ठीक है, वो असली स्टार है ही नहीं, इस बात के ज्यादा चांसेस हैं। जब मुझे होराइजन पे कोई स्टार दिख रहा हो, अगर मुझे कोई स्टार होराइजन पे दिख रहा है तो उसके ज्यादा चांसेस है कि वो एक स्टार की इमेज होगी बस। बहुत इंटरेस्टिंग बात थी ये। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो, ये मैंने आपको वैसे लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जैसे जैसे मैं मेरी अर्थ के एटमॉस्फेयर की टुवर्ड्स बढ़ता हूँ, ठीक है, वैसे वैसे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ता है, या मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती है। और रिफ्रैक्शन भी तो इसी कारण